हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शॉट। प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी फंडामेंटल राइट्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किए हैं और इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी संविधान का अगर मैग्ना कार्टा वाला अगर पार्ट कहें तो आपका फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 22 जो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताता है। अब इसी का ही दूसरा जो सब क्लोज है आर्टिकल 22 का, जो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं कुछ। यानी मैंने एक आर्टिकल का एक पार्ट पढ़ाया था आपको, पहले वाला आर्टिकल 22। इसका पहले वाला जो क्लोज था उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप जो है ना अपने डिटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपको की अरेस्टिंग होती है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, यानी आपके प्रिवेंट होने के राइट्स, यानी बचने के क्या क्या राइट्स हैं, आप कैसे अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाला जो क्लोज है ये डिटेंशन लो है, आपको कभी भी डिटेन कर लिया जा सकता है बाय द पुलिस। तो ये है क्या, इसका एक्चुअल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो ये इसका दूसरा क्लोज है, सेकंड क्लोज, इसका नाम है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है क्या, इसको समझने का ऐसे प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये वाला जो क्लॉज है ये राइट देता है, इसके लिए कुछ एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास किए गए हैं। माने कि आप जो है जैसे कि कुछ लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है। जैसे ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी है, उनको कभी कभी डिटेन कर लिया जाता है, या कोई किसी विशेष संगठन का प्रेसिडेंट है, किसी इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट है, या किसी कम्युनिटी का अगर कोई लीडर है तो उनको जो है डिटेन कर लिया जाता है। और तब तक डिटेन कर लिया जाता है, एक्चुअल में ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिटेन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी हाल ही में बिहार में एक लड़का है मनीष कश्यप, उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर जेल भेज दिया गया है। तो एक्चुअल में उसने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध होने से बचाने के लिए उसको जो है किया जाता है, ताकि अपराध ना हो, वायलेंस ना हो। तो इन सारी चीजों के लिए हम जो है आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने सुना है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, टाडा लगा दिया जाता है, कफस्पा लगा दिया जाता है, वीजा लगा दिया जाता था। पहले सारे जो कानून है उनको समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है क्या, एक्चुअल में बिफोर द एनी टाइप ऑफ ऑफेंस, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वन सेकेंड, यानी किसी भी अपराध से पहले, बिफोर द एनी टाइप ऑफ ऑफेंस, बिफोर द एनी टाइप ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो किसी भी ऑफेंस से पहले जो है किसी भी पर्सन को, यानी एनी पर्सन डिटेन बाय द पुलिस, किसी भी व्यक्ति को जो है डिटेन किया जाता है, डिटेन बाय द पुलिस। ओके, तो ये क्या है कि अपराध होने से रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो हैं लॉज आए हैं आज तक, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं उसके बाद से जितने भी लॉज आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैटर है एक्चुअल में इंटरनल सिक्योरिटी का। किस चीज का केस है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो जब भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को जो है खतरा होता है तो हम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है उनको इम्पोज कर देते हैं, और पुलिस किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लेती है जब तक कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले ये कानून आया था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950। पहला जो लॉ था आपका उसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। 1950। ठीक है, तो पहला कानून का क्या नाम था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950, यानी निवारक निरोध अधिनियम 1950 लागू किया जाता था। और इसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता था। डिटेन करना और अरेस्ट कर जेल भेजना या दोषारोपण करना दोनों अलग बातें होती हैं, लेकिन डिटेन कर लिया जाता है। तो ये जो था ये फिर उसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाता है आपका कानून। तो ये 1960 में, एक सेकंड, वन सेकंड, एक्सपायर्ड इन 1969। तो ये जो लो है आपका ये एक्सपायर कब हो जाता है, 1969 में, 1969।
तो 1969 में ये दोबारा जो है एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नया कानून लाया जाता है, रिप्लेस करता है इसको मीजा एक्ट, ठीक है। कौन सा? मीजा एक्ट। मीसा एक्ट क्या था आपका? मीसा एक्ट था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। सेकंड है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट, और शॉर्ट में बोलते थे इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते थे? मीसा, मीसा कानून, ठीक है। तो ये मीसा जो कानून है, ये काफी जो आपके लीडर्स हैं लगा है। लालू प्रसाद यादव जब अपने जो है पॉलिटिकल जर्नी में थे 1971 में, तो उनके ऊपर जो है मीसा एक्ट लगा था। उनको एक बेटी हुई थी, ठीक है, उन्होंने उसका नाम भी जो है ना मीसा रखा था, ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं। खैर एक्चुअल में क्यों रखा था वो तो लालू प्रसाद यादव अच्छा जानते हैं। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका, ये आपका रिपील हो जाता है। कब रिपील हो जाता है मीसा? तो रिपील्ड इन 1978। तो 1978 में फिर ये जो मीसा एक्ट है ये रिपील हो जाता है। देखिए जो आपके कानून है उनको जो है खत्म क्यों किया जाता है? क्योंकि कानून जैसे ही चलता है फिर वो जो है ना कुछ समय के बाद अप्रासंगिक हो जाता है, उसमें पॉलिटिकल अरेस्टिंग ज्यादा होने लगती है, फिर उस कानून को खत्म कर दिया जाता है, फिर उसमें कुछ जो है ना संशोधन किए जाते हैं और नया कानून रिप्लेस कर देता है पहले वाले कानून को। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आज भी स्टार्ट है आपका, ये खत्म नहीं हुआ है। थर्ड है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में एनएसए बोलते हैं, और ये आया था आपका 1980 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये आज तक कंटिन्यू है। इसको शॉर्ट में एनएसए बोल देते हैं, और हिंदी में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और रासुका बोल देते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जब भी पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं कि फला लीडर पर जो है रासुका लगा दी गई, या फला व्यक्ति पर जो है एनएसए या रासुका लगा दी गई है, तो वो इसी कानून के तहत डिटेन किया जाता है उस व्यक्ति को, ताकि जो है ना सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना हो। जब सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एनएसए होता है, काफी लंबे टाइम तक चलता है कानून, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टेररिस्ट एंड, नेक्स्ट लेते हैं, ये अभी कंटिन्यू है आपका। फोर्थ वाला आता है आपका टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टाडा। क्या बोलते हैं? टाडा, ठीक है। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कानून, आतंकवादी गतिविधि अधिनियम जिसको बोला जाता है। और ये जो टाडा वाला जो कानून था आपका, ये लाया गया था आपका एक्टिविटीज एक्ट 1985, ठीक है। जो 1985 में टाडा लाया गया था, और जो भी व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते थे, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होते थे, टेररिस्ट मूवमेंट में पाए जाते थे, उनके ऊपर ये कानून लगा दिया जाता था। फिर इसका जो है मिसयूज होने लगा, काफी लीडर्स पर भी लगाया गया, गवर्नमेंट्स जो है अपोजिशन लीडर्स पर भी इसको लगा देती थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो है सुश्री मायावती की गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर जो है रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर ये लगा दिया गया था। इसके बाद इसको हटाने की जो है डिमांड होने लगी, फिर इसको रिपील किया गया। तो ये कब रिपील किया गया आपका? ठीक है। तो जो टाडा कानून है आपको, इसको 1995 में रिपील किया गया, रिपील्ड इन 1995, 1995 में इसको रिपील कर दिया गया था। तो टाडा कानून अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है आपका रिपील्ड इन 1995, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर इसको बोल रहा हूँ। तो ये जो रिपील हुआ आपका 1995 में रिपील हुआ, और 1985 में ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा जिसको बोलते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोटा, POTA, ठीक है। तो ये पोटा कानून है, ये आया था टेररिस्ट एक्ट 2002, यानी 2002 में इसको लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट
एक्ट 2002। पोटा भी जो है जो आतंकवादी गतिविधि थी उनको रोकने के लिए लाया गया था, और ये भी फिर रिपील किया गया 2004 में, इसको रिपील कर दिया गया। तो रिपील्ड इन 2004, 2004 में जो आपका पोटा कानून है इसको खत्म कर दिया गया। तो ये आपके जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थे, ठीक है। आर्टिकल 22 में जो आपकी निवारक निरोध अधिनियम होता है, आर्टिकल 22, उसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें कुछ लॉज हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जब भी खतरा होता था तो उनमें ये सभी एक्ट जो है समय समय पर लगाए गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि वर्तमान में कौन सा कानून है ऐसी एक्टिविटीज के लिए। तो केवल हमारा एक ही कानून है, दैट्स नेम इज एनएसए। तो अभी एनएसए ही आपका कंटिन्यू है, बाकी सभी जो है एक्ट है उनको रिपील कर दिया गया है। तो एनएसए अभी कंटिन्यू है। एनएसए अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा डालते हैं तो आपके ऊपर एनएसए लग सकता है, यहाँ पे याद रखना है। फिर आता है आपका थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है थर्ड पार्ट है, और इसमें आपके जो है आर्टिकल 23 और 4 दोनों हैं। तो इसमें आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो है गारंटी देते हैं आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्रदान करते हैं। तो पहले हम आर्टिकल 23 की जो है डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो आर्टिकल जो 23 है ये प्रोहिबिशन करता है जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और फोर्स लेबर यानी बलात्संग को जो है रोकता है। तो आप जो है बलात्संग नहीं करा सकते हैं और किसी से बेगारी वगैरह नहीं करा सकते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, एंड फोर्स लेबर। जबरदस्ती आप जो है किसी से श्रम नहीं करा सकते हैं, किसी से काम नहीं करा सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है उसको ये प्रोहिबिटेड करता है। तो अगर आप किसी से जबरदस्ती श्रम कराते हैं तो आप उसके आर्टिकल 23 में जो उसको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका वोलेशन करते हैं, तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसमें हम आगे अगर हम बताएं तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसका वोलेशन करता है तो उसको जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसमें हम लिख देते हैं एनी कंट्रावेंशन, any contravention of this provision shall be an offense। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो वो shall be ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर आप किसी से जबरदस्ती लेबर कराते हैं या ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स होता है कहीं पे, तो आपको जो है आप की जो ऐसा किया गया आपका कृत्य जो है shall be ऑफेंस होगा, यानी अपराध होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा? पनिशेबल इन अकॉर्डेंस टू लॉ, यानी कानून के अनुसार आपके ऊपर जो भी आपको सजा होगी वो होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें सजा का प्रावधान है, क्योंकि जो सजा दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होती है। अगर आपको जो है पनिश किया जाता है उसके लिए इंडियन पीनल कोड होता है, उसमें आपसे देखा जाएगा कि आपने केवल फोर्स लेबर कराई है या उसको मारा पीटा भी है या उसको जो है कोई भी उपहति या क्षति पहुंचाई है, तो उसी यानी अकॉर्डेंस टू लॉ मैंने लिख दिया, उसके अनुसार आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 24, ओके। अनुच्छेद 24 कहता क्या है? ये एक्चुअल में जो आपके बच्चे होते हैं, बच्चों को जो है रोकता है, जो कारखानों माइंस फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं तो उनको जो है ना रोकने का कार्य करता है आर्टिकल 24। तो इसमें हम लिख देते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको जो है ना ये रोकता है। कहां से रोकता है?
और उनकी उनकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिलो द एज ऑफ 14, यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के हैं, बिलो द एज ऑफ 14, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है जो हजार्डस एक्टिविटीज है उनमें काम करने से रोकता है, यानी बलात्कार श्रम से रोकता है। ठीक है, तो वो जो है बिलो द एज ऑफ 14, तो ये कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, यानी जो आपके फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज हुआ, माइंस हुआ, ठीक है, कारखानों या खानों में, ठीक है, एंड अदर हजार्डस एक्टिविटीज, कहीं भी जोखिम भरा कार्य कहीं होता है तो तब इसमें क्या किया जाता है, तो उसको ये प्रोहिबिट करता है आपका। ठीक है, हैजार्डस एक्टिविटीज, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अदर हैजार्डस एक्टिविटीज। ओके, चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है गारंटी देता है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट करता है, यानी उनको रोकता है खानों या कारखानों में या अन्य जोखिम भरी गतिविधियों में कार्य करने के लिए। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं इसको मिटा देते हैं अभी। तो ये था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल जो 23 है मैंने बताया है कि वो फोर्स लेबर के लिए है, यानी आपसे जबरदस्ती कोई श्रम नहीं ले सकता। ठीक है, आपको कहीं भी जो है ना लेबर का कार्य करना है, आपको मजदूरी करनी है, तो उसके लिए आप जो है ना आप डील कर सकते हैं, पैसा लेकर मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी मर्जी से फ्री में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कोई आपको जबरदस्ती काम कराए तो वो नहीं होगा, उसको जो है आर्टिकल 23 रोकता है। ऐसे अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 क्या करता है, आर्टिकल 24 जो भी बच्चे हैं आपके 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को जो है जोखिम भरी गतिविधियों में कार्य करने से रोकता है। 14 वर्ष की उम्र जैसे ही क्रॉस करते हैं तब वो है जोखिम भरे कार्यों में कार्य कर सकते हैं। और आर्टिकल 24 में जो है किसी बच्चे की मर्जी से भी कार्य नहीं होगा, अगर बच्चे की मर्जी है वो काम करना चाहते हैं तब भी नहीं होगा, तब भी जो है इसको प्रोहिबिट करता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्थ आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ वाला पार्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्ति को किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है, वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसकी डायरेक्शंस को फॉलो कर सकता है। यही जो है इस वाले पार्ट में सारी जो दिए गए हैं वो इसी वाले पार्ट में है। और ये आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 25 से, कहां तक, आर्टिकल 28 तक जो है इसका अलग अलग वर्णन और वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 ही ले लेते हैं। चलिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल जो 25 है आपका, वो आपको जो है आप मुक्त रूप से किसी भी धर्म का जो है को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं और कभी भी आप अपना धर्म को जो है ना चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से परिवर्तित कर सकते हैं, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं। यानी माने कि आज मैं एज ए हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो कल मैं जो है जो इस्लामिज्म है उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसिज्म, या मैं किसी को भी नहीं कर सकता, मैं जो है अथीस्ट रहकर भी रह सकता हूं। तो मुझे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी जो है फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये है क्या आपका आर्टिकल 25, ये फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन। ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोफेशन भी कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को।
प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये कहता है आपका आर्टिकल 25। ठीक है, तो आर्टिकल 25 के अनुसार आप जो है ना किसी भी धर्म को के अंतःकरण धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसको जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 25 में दी गई हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम के मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, वो मैनेजमेंट की बात करता है। ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सॉरी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आपको पूरी आजादी है। आप जो है अपने धर्म का या जिस भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका प्रबंधन, उसके धार्मिक मामलों के प्रबंधन का आपको पूरा अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं, आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 26 में आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजन को, सभी के लिए खुला हुआ है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 27। ओके, तो अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में, ठीक है ना, कुछ दशाओं में आपको जो है आपके रिलीजियस एक्टिविटीज हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या रिलीजियस कहीं से इनकम है आपको, तो कुछ दशाओं में आपको टैक्सेशन से मुक्त रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर दशाओं में रखा जा सकता है। बहुत सारे जो है टेम्पल्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है और वहां से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है स्वतंत्रता है, किस चीज की है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन। अगर आपको प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, किसी एक धर्म को प्रमोशन करने के लिए आपको टैक्सेशन फ्री रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आर्टिकल 27 में आती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 28। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यानी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनको अटेंड करने की आपको पूरी फ्रीडम है। ये हमें आर्टिकल जो है 28 से गारंटी मिलती है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये थे आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें आर्टिकल 25 क्या है कि आपको धर्म का, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का प्रचार करने, ठीक है, उन सभी चीजों की आप प्रैक्टिस करने और प्रोपोगेशन करने का जो है पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने गाँव में या घर में या आसपास कॉलोनी में जो है महायज्ञ करा सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ नहीं करा सकते हैं, उसके लिए पूरी फ्रीडम है, आप मैनेज कर सकते हैं सारी चीजों को। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो धार्मिक, कुछ दशाओं में धार्मिक मामलों में जो है कर से छूट प्राप्त है आपको। ठीक है, इसी तरह आपका आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, किसी भी रिलीजन की इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे आता है आपका फिफ्थ वाला, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर आपका फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, इसको हम कहेंगे सांस्कृतिक और, हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे आप, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सॉरी, शैक्षिक अधिकार।
तो ये जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं ये आपके आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, दो आर्टिकल हैं आपके जो डिफाइन करते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। तो इसमें आपको बताते हैं कि कैसे आपको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को कंजर्व करने का अधिकार है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले आर्टिकल 29 को समझेंगे। देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है आपको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, जो आपके माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 29, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के जो राइट्स हैं उनको ये करता है, ठीक है, कंजर्व करने का राइट देता है। माने कि कोई भी सिटीजन है आपका, एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक है, ठीक है, तो उसका जो लैंग्वेज और दूसरा स्क्रिप्ट और थर्ड है आपका कल्चर, तीन चीजें हमने तीन कल्चर दिखाई दे रहा है इधर, चलो इधर वाला है कल्चर। तो ये तीन बातें हैं आपकी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, तीनों का आधार मानते हुए अगर कोई भी व्यक्ति माइनॉरिटी है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको जो है अपनी कल्चर और एजुकेशन दोनों को जो है, कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, दोनों को क्या है, कंजर्व करने का राइट है। ये आपने ध्यान रखना है, कंजर्व करने क्या है, राइट है। ये बातें आर्टिकल आपका 29 कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कोई भी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19 में, ये 29 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। इधर ले लेते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 काफी विवादित रहता है। अनुच्छेद 30 न्यूज में भी काफी इसकी चर्चाएं रहती हैं, कभी कभी चर्चाओं में आ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि माइनॉरिटीज को जो है ना अपनी पसंद के जो है इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने और उनको जो है एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट देता है। माने कि जैसे भारत में कोई माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन हो सकते हैं, माइनॉरिटीज यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, सिख माइनॉरिटीज हैं, जैन बौद्ध पारसी माइनॉरिटीज हैं। तो मोस्टली जो आपके मुस्लिम और जैनिज्म वाले हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी समझ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़े करते हैं, ठीक है। तो फिर उनको क्या है कि एड मिलती है स्टेट की तरफ से, और स्टेट चाहता है कि अगर मैं एड देता हूं तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में हो। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है कि उनको एडमिनिस्टर करने का भी राइट है, यानी उनको उनका प्रशासन करने का अधिकार भी उसी जो है माइनॉरिटीज को है जिसने उसको एस्टेब्लिश किया है। तो ये है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश, यहां पे लिख देते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको जो है एस्टेब्लिश करने का, नहीं उनकी स्थापना करने का, और उनको उनका जो है एडमिनिस्टर करने का, यानी उनका प्रशासन करने का अधिकार दोनों इसी के पास है। लेकिन उनका आधार केवल रिलीजन नहीं होगा, दो आधार हैं आपके। पहला आधार क्या होगा, लैंग्वेज, और दूसरा क्या होगा, रिलीजन, ठीक है। भाषा और धार्मिक दोनों होंगे, भाषाई और धार्मिक जो माइनॉरिटीज हैं इनके आधार पर जो है इनको
एस्टेब्लिश करने का जो है राइट है। अगर हम आगे बात करते, तो अगर हम बात करते स्टेट की, मान लें कि स्टेट ग्रांट देती है, ठीक है, तो बात करें हम इन ग्रांटिंग एड, इन ग्रांटिंग एड उनको सहायता मिलती है कहां से, स्टेट की तरफ से। तो स्टेट के बारे में लिख देते हैं, द स्टेट शैल नॉट बी, द स्टेट शैल नॉट बी, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, यानी उनके साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा, अगेंस्ट, वन सेकेंड, अगेंस्ट बाय, सॉरी, अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी जो है, जो आपके शैक्षिक संस्थान है उसके प्रति भेदभाव नहीं रखेगा। ये यहां से सीधी गाइडलाइंस उसको दी गई है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस, जो आपका मैनेज होता हो किसके द्वारा, मैनेज बाय माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी के द्वारा जो है, मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। ठीक है, अब माइनॉरिटी के आधार कौन कौन से हैं, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, आर्टिकल जो 30 कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटीज है, लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उसको जो है ना यहाँ पे प्रशासन करने का और उसकी स्थापना करने का दोनों राइट उसको प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें इन ग्रांटिंग एड, अगर हम एड की बात करें तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, यानी वो भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन आपका मैनेज बाय माइनॉरिटीज, यानी जो आपका अल्पसंख्यकों द्वारा जो है मैनेज किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे अपनी रिलीजियस जो एजुकेशन है उसको भी दे सकता है, तो स्टेट जो है उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है कि आपको रिलीजियस जो है एजुकेशन नहीं देनी है, तो वो दे सकता है। माने कि कोई मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज का। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है आपका दिल्ली में, तो वो क्या है, वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपने जो है ना रिलीजियस जो अपनी एजुकेशन है उसको भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।